तो आज के हमारी चर्चा का विषय है भारत और अमेरिका में वर्तमान राइट टू रिकॉल के कानून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो पहले हम आपको राइट टू रिकॉल का परिचय देंगे कि ये कानून क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, कौन से कानून या प्रक्रिया को हम रिकॉल प्रक्रिया बता सकते हैं, इसका हम एक संक्षिप्त परिचय देंगे। दूसरा बिंदु है इसका संक्षिप्त इतिहास बताएंगे। तीसरा है भारत में सरपंच पर राइट टू रिकॉल की सामान्य प्रक्रिया क्या है। चौथा, भारत में सरपंच पर राइट टू रिकॉल का प्रयोग, उसके क्या उदाहरण है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया गया है। पांचवा, गांव वासियों के पास सीधे अपने सरपंच को हटाने का अधिकार है, फिर भी सरपंचों में भ्रष्टाचार क्यों है उसके कारण जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अमेरिका में रिकॉल की सामान्य प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। फिर आठवां बिंदु यह है कि भारतीय मतदाताओं के पास सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी का अभाव है, तो इसके कारण क्या कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये जानेंगे। और फिर नौवां बिंदु है कि इसका समाधान क्या है, भारत में अमेरिका जैसी या उसे अधिक पारदर्शिता लाने से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कृपया अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो पहले ये बात करते हैं कि आज के टाइम में नागरिकों को वर्तमान कानून को विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं वो समझ सकते हैं नागरिक, और क्या त्रुटियां हैं उसको जान सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। केवल कानून के नाम की मांग करते जाएंगे तो सही नहीं, उससे अच्छे कानून नहीं आएंगे, क्योंकि नेता उसी नाम के पूरे कानून ले आएंगे, उनको अवसर मिल जाएगा। और इससे एक और फायदा है कि जिन प्रावधानों को सबसे अधिक सार्वजनिक नाम पता समर्थन मिलेगा, तो कार्यकर्ता इसका बात करेंगे तो समर्थन लेंगे, तो जिनको जितने अधिक मिलेगा वो सबसे अधिक मिलने वाले की उसको लागू होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये जानते हैं कि राइट टू रिकॉल या वोट वापसी का अर्थ क्या है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिक स्वयं शुरू कर सकता है, अपने प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उसके कार्यकाल पूरे होने से पहले उसको हटा सकते हैं और बदल सकते हैं, मिलके हटा सकते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट जी। और फिर हम इस प्रक्रिया का एक संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। तो 1903 में अमेरिका के लॉस एंजलिस के शहर में उनके नगर पालिका में इसका पहला उपयोग किया गया था। फिर 1908 में मिशिगन और ओरेगन में इन शहरों में पहली बार राइट टू रिकॉल राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया गया। इसके बाद आधुनिक भारत में सचिंद्रनाथ सान्याल ने सबसे पहले दिसंबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में घोषणा पत्र द्वारा जन सेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर रिकॉल का भारतीय लोकतंत्र में बहस का काफी लंबा इतिहास है। इस मुद्दे पर संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, इसमें भी बहस हुई थी। 18 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के बहस में वोट वापसी का विरोध किया था। भारत में सबसे पहला रिकॉल कानून उत्तर प्रदेश में 1947 में सरपंच पर ग्राम सभा के सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया था। उस कानून का नाम था उत्तर प्रदेश नगर पंचायत विधेयक। तो हम जान लेते हैं कि भारत में सरपंच पर जो राइट टू रिकॉल है उसकी सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, इन 8 राज्यों में रिकॉल की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर है। 2 चरणों की यह प्रक्रिया, जिसको नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं, उसके 2 चरण क्या हैं वो जान लेते हैं। पहला चरण है रिकॉल की याचिका। तो विभिन्न राज्यों के अनुसार 1-2 वर्ष की सुरक्षित अवधि के बाद ग्राम सभा के सदस्य की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के छाप याचिका के रूप में
जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है। दूसरा चरण यह है रिकॉल चुनाव। हस्ताक्षरों की जांच के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जाता है और उस बैठक में अगर बहुसंख्य ग्राम सभा के सदस्यों ने अपने सरपंच को हटाने की मांग की तो वो सरपंच को हटाया जाता है। तो हमने विभिन्न राज्यों के जो पंचायती राज कानून हैं उनके लिंक्स हमने आपको दिए हैं, वो हम विवरण में भी डालेंगे, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला जाता है कि भाई ये तो लोगों को कानून मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है। इसका प्रमाण ये है कि मीडिया में इसके बारे में काफी चर्चा हुई, काफी लिखा गया। जैसे दैनिक भास्कर में 2018 की समाचार है कि धारा 21 के तहत राइटरिक और नियम में तोड़निया पंचायत मध्य प्रदेश में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। फिर चंद्रपुर महाराष्ट्र का समाचार है कि 96 आदिवासी ग्राम पंचायतों को ये वापस बुलाने का अधिकार मिला। तो ये 2012 की समाचार है। नेक्स्ट। और ये बिहार के पंचायती राज में संस्थाओं को वापस बुलाने का अधिकार है, ये भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 2011 को बताया गया। पवार ने राइटरिक और सरपंच का विरोध किया, ये 2006 में द हिंदू ने बताया। इसके बाद कोर्ट में भी जो चर्चा हुई, जैसे उदाहरण कलावती देवी है, तो उन पर रिकॉल हुआ था। उन्होंने कोर्ट में जाके इसका विरोध किया, वैधानिक वैधता को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। नेक्स्ट। ये सब कानून होने के बावजूद भी सरपंच में भ्रष्टाचार खूब देखने को मिलती है। उसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। ये सारे जो लिंक्स दिए हैं ये हम विवरण में भी डालेंगे। फर्स्ट पोस्ट में बोल रहा है कि अलग अलग योजना है, उसमें कैसे सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं, 4 तरीके से सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं। डाउन टू अर्थ बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें सिर्फ पैसा और धन के बारे में, और किसी के बारे में है ही नहीं। नेक्स्ट। महाराष्ट्र में चंद्रप्रदा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने 2.5 लाख की रिश्वत ली, ऐसा एनडीटीवी ने बताया। मध्य प्रदेश में बताया देशबंधु ने कि फर्जी बिल लगा के सचिव सरपंच दोनों मिलकर शासन की राशि हड़प रहे। नेक्स्ट। और नई दुनिया बता रही है 2018 को ये समाचार है कि सड़क पे बनी सड़क और कागजों में गहरा हुआ तालाब। फिर छत्तीसगढ़ में ये बताया कि सरपंच ने अपनी ही दुकान से खरीदा 36 लाख का सामान। और ये न्यू इंडिया टाइम्स बता रहे हैं कि कैसे ईश्वरी साहू परेशान हुई, वो अपना घर नहीं बना पा रही, उसको धनिया सरपंच है वो परेशान कर रहा है, ये बताया। नेक्स्ट। झारखंड में बताया कि नरेगा के अंतर्गत शिकायतें पे कार्रवाई हुई, वो बताया क्या क्या कार्रवाई, वो सब बताया। हिमाचल में बताया कि पंचायत प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये बताया पंजाब केसरी समाचार में। उत्तराखंड में बताया कि जायका स्कीम है उसमें कैसे भ्रष्टाचार होता है, अंतिम विकल्प न्यूज ने बताया। और ये बिहार की समाचार है, डाउन टू अर्थ ने बताया कि करोड़पति से करोड़पति कैसे बनते मुखिया। बहुत सारे मुखिया, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, इसके बारे में आप विस्तार से लिंक देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। जी, तो हमने समझा कि कैसे सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं। ज़्यादातर सरपंच जो है वो सरकारी स्कीम में काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों इन स्कीम्स में आते हैं सरकार की तरफ से, और इन स्कीम्स में जो रुपए आते हैं उनकी राशि वो भ्रष्टाचार में काफ़ी हड़प लेते हैं। तो अभी जानते हैं कि अमेरिका में रिकॉल की सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो अमेरिका में जो रिकॉल है उसकी सामान्य प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। तो पहला चरण है रिकॉल समर्थन अभियान अर्जी। तो मतदाताओं द्वारा रिकॉल याचिका के लिए नाम पता समर्थन अभियान चलने के लिए एक अर्जी दी जाती है मतदाताओं द्वारा। और कुछ राज्यों में अगर आपको जनप्रतिनिधियों को हटाना है तो उसके बारे में आपको निश्चित कारण भी देने होते हैं। तो दूसरा चरण है रिकॉल समर्थन अभियान। तो रिकॉल याचिका के लिए पंजीकृत
वितरणकर्ताओं कार्यकर्ताओं द्वारा नाम पता समर्थन अभियान चलाते हैं। तो ये जो पंजीकृत वितरण कार्यकर्ता जो होते हैं वो घर घर जाकर नाम पता समर्थन बटोरते हैं। और तीसरा जो चरण है वो नाम पता समर्थन चुनाव अफसरों को जांच के लिए देना। और फिर चौथा चरण जो है वो है रिकॉल चुनाव। यदि पर्याप्त वैध समर्थन प्राप्त हुए तो रिकॉल चुनाव होता है, जिसमें मतदाता मतदान करके निर्णय करते हैं कि अमुक अधिकारी को हटाया जाना चाहिए या नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में सभी राज्यों में राइट टू रिकॉल कानून नहीं है और भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून है। और अधिकतर वोट वापसी के जो कानून है वो स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर प्रयोग हुआ है इसका। पर ये भी हमको जान लेना चाहिए कि अमेरिका में कुछ राज्यों में जजों पर भी और राज्य स्तर पर राज्य के गवर्नर पर भी रिकॉल है। तो हमने इन सारे कानूनों की डिटेल में आपको लिंक दी है और इसको हम विवरण में भी देंगे, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अभी हम तुलना करेंगे भारत और अमेरिका में रिकॉल प्रक्रिया के बीच में तुलना करेंगे। उससे लाभ ये होगा कि हम ये जान सकते हैं कि क्यों अमेरिका की रिकॉल ये प्रक्रिया ज्यादा अच्छे से काम कर पाई और क्यों भारत में रिकॉल होने के बावजूद भ्रष्टाचार में कमी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले जो विशेषता है अमेरिका की रिकॉल की प्रक्रिया में, उसमें ये है कि वहाँ में पारदर्शिता है। और ये पारदर्शिता ये नहीं है कि बाद में आई, पहले साल से ये पारदर्शिता रही। कैसे पता चलता है कि रिकॉर्ड्स एक्ट 1789 का रिकॉर्ड्स एक्ट है, उसमें बताया गया कि जो भी कानून बनने के दौरान जो जानकारी होती है, गैर गोपनीय जानकारी, वो देश के सबसे 3 बड़े समाचार पत्र में छपाने होते थे और जिन क्षेत्रों में समाचार पत्र नहीं पहुंच पाते थे वे जानकारी उस क्षेत्र के ऐसे स्थानों पे चिपकाए जाते थे जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हो। नेक्स्ट, और दूसरी विशेषता ये है कि अमेरिका मतदाता सूचित निर्णय ले सकते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। कौन सी जानकारी दी जाती है? जैसे सार्वजनिक वेबसाइट पे किन लोगों ने चुनाव या रिकॉल के अभियान के लिए किन लोगों ने या समूह ने दान दिया है, उनके नाम और उनके पते ये सब बताया जाते हैं। उससे नागरिकों को और मतदाताओं को ये लाभ होता है कि जान सकते हैं कि उम्मीदवारों को कौन प्रभावित कर रहा है पैसों से। नेक्स्ट, और दूसरा ये है कि आप जान लीजिए कि जितना बड़ा पद होता है रिकॉल का या चुनाव का, तो जितने मतदाता की संख्या ज्यादा है, लाखों करोड़ों में है, उतना पैसा ज्यादा लगता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि रिकॉल के अभियान के हर पेज पर नाम समर्थन इकट्ठा करने की हर पेज पर वो 10 सबसे शीर्ष दानकर्ताओं के नाम और पते लिखते हैं ताकि नागरिकों को ये पता हो, और ये चीज वेबसाइट पे भी डालने शुरू कर दी हो। नेक्स्ट, और ये सारी जानकारी की कहाँ से दान आता है, वो सारी जानकारी उम्मीदवारों को और पार्टियों को वहाँ के चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को देना होता है और चुनाव आयोग कुछ ही घंटों में इसकी जानकारी सार्वजनिक कर देती है, वेबसाइट पे छाप देती है। ये आप ये लिंक पे देख सकते हैं, जो लिंक दिया है ये विवरण में भी देंगे। आप लिंक पे जाके हर एक का नाम डाल सकते हैं और वो सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाताओं को मतदाता गाइड दी जाती है, हर घर तक गाइड पहुंचती है। जिन राज्यों में ऐसे कानून बने वहां सरकार देती है और जिन राज्यों में कानून नहीं बने वहां पर कार्यकर्ता खुद देते हैं। वो ऐसे इसलिए हो पाता है क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि में और चुनाव की तिथि में काफी अंतर होता है, इसलिए ये जानकारी फैला सकते हैं, नागरिक फैला सकते हैं, सरकार फैला सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा होता है मतदाता गाइड में? उम्मीदवारों के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड लिखे होते हैं कि उन्होंने क्या काम किया पिछले 5-10 साल। तीसरी चीज क्या देख सकते हैं कि सारी गैर गोपनीय जानकारी जो वो देख सकते हैं, जैसे जनता के पैसों के खर्चे की डिटेल देख सकते हैं। और एक और विशेषता है कि अमेरिका के सिस्टम के कारण, जो भी सिस्टम है उनका, उसके कारण रिकॉल में अस्थिरता नहीं होती, वहां के रिकॉल से अस्थिरता नहीं होती। उसका कारण ये है कि जूनियर अफसर हैं, उनके सारे काम देख सकते हैं, उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि क्या काम किया है,
उससे ये लाभ होता है कि अच्छा विकल्प उभर सकता है, और वो अच्छा विकल्प उभरने के कारण, रिकॉल के कारण अस्थिरता नहीं होती। दूसरा ये चीज है कि वहाँ के नागरिक देख सकते हैं कि उनके जनसेवक ने किस बिल पर, किस विधेयक पर क्या वोट किया। उससे ये फायदा होता है कि नागरिक जनसेवक पर नजर रख सकते हैं, उनके हर काम कार्य पर नजर रख सकते हैं, और जनसेवक को घेर सकते हैं कि ये करना था, आप ये कर रहे हो, आप ये मत करो, इसको सुधारो। तो उनको लॉबी कर सकते हैं। इस कारण से अमेरिका में बहुत सारे अच्छे कानून, जनहित के कानून लागू हो पाए, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट। और इसमें एक और विशेषता ये है अमेरिका में कि वहाँ के जो विदेशी नागरिक हैं और विदेशी कंपनियां हैं, या ऐसी अमेरिका कंपनियां जिसमें विदेशी निवेश है या विदेशी भागीदार है, ऐसी कंपनियां पैसे नहीं लगा सकती अमेरिका के चुनावी अभियान में। और चौथी विशेषता ये है अमेरिका में कि जो भी कानून लागू होते हैं वो सही से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका प्रभावशाली तरीके से निरीक्षण हो पाता है। कैसे हो पाता है कि वहाँ की जो विधायिका है वो किसी भी सरकारी अफसर को बुला सकती है उनकी गवाही के लिए, उससे कोई भी दस्तावेज मंगा सकती है, और यदि वो इनकार करते हैं तो उन पर अवमानना का मामला चला सकती है, जो जुर्माना उस पर होगा, जेल होगी, ये होता है। इस तरह से अच्छा निरीक्षण हो सकता है। एक और तरीका जिससे अच्छा निरीक्षण हो सकता है वो ये है कि जितने भी नियम बनते हैं, कानून होते हैं, उसके नियम बनते हैं लागू होने के लिए, कानून को लागू करने के लिए नियम बनते हैं, वो जनता उस पर कमेंट रख सकती है, और वो सारे कमेंट आप regulations.gov पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट। सदियों से वहां पर जो एक और क्रिया है, सचेतक की सुरक्षा प्रावधान है, और क्विट टाइम के मामले चल सकते हैं। सचेतक क्या होता है कि कोई भी सरकारी या निजी कंपनी के विभाग में वहां पे काम करते हैं, उनको पता होता है कि क्या गलत काम हो रहा है, और उसके सबूत भी उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग सचेतक बोला जाता है, या उनको विसल ब्लोअर बोला जाता है, जो ये जानकारी विभागों तक दे सकते हैं, निश्चित विभागों तक दे सकते हैं, और जनता में भी दे सकते हैं। तो ऐसे सचेतक को भ्रष्ट लोग दबाना चाहेंगे, दबाने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके विरुद्ध सारे सबूत जो है दब जाए। लेकिन वहां पर उनको हर तरीके से सुरक्षा दी जाती है। उसके अलावा उनको इनाम भी दिया जाता है, जैसे कोई जुर्माना होता है गलत कार्य करने वाले पे, तो उसका कुछ इनाम का हिस्सा उनको दिया जाता है। और क्विट टाइम मामला भी होते हैं अमेरिका में, शुरू से क्विट टाइम मामले हैं पहले साल से। तो क्विट टाइम मामले क्या होते हैं कि जो कोई निजी व्यक्ति है वो सरकार की तरफ से केस लड़ सकता है और कोर्ट में सबूत पेश कर सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि भारत में ये सब चीजें नहीं है। हम आगे देखें जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी देखेंगे कि भारतीय मतदाता जो है उनके पास जानकारी के अभाव के कारण वह सूचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वो सूचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, उसके कारण क्या कठिनाई और क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु इसमें यह है कि उम्मीदवारों और पार्टियों को किन व्यक्तियों ने दान दिया है, न तो उसे चुनाव आयोग को बताना होता है और न तो जनता को। और पार्टियां और उम्मीदवार की चुनावी खर्चे की डिटेल के बारे में भी चुनाव आयोग और जनता को भी नहीं बताया जाता। तो फिर हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि जनता कोई सूचित निर्णय लेकर किसी अच्छे उम्मीदवार को चुन पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सन 2017 के पश्चात सरकार ने चुनावी कानूनों और नियमों में कई सारे परिवर्तन किए हैं। उनको एक के बाद एक देखते हैं। कंपनियों को, पार्टियों को असीमित दान देने की अनुमति दी गई है। तो कंपनियां पार्टियों को कितना भी दान दे सकती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय कंपनियां जिनमें आंशिक विदेशी निवेशक भी हैं, वह भी पार्टियों को दान दे सकती हैं।
कंपनियों को अब ये नहीं बताना होता है कि उनमें किन पार्टियों को दान दिया है, और चुनावी खर्चे के डिटेल के बारे में पार्टियों और उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग को और जनता को भी कुछ नहीं बताना होता है। तो यह बहुत घातक चीज है। और एक बहुत ही इससे भी और ज्यादा घातक जो कानून या प्रक्रिया आप बोल सकते हैं जो भारत में लागू की गई है, उसे बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है? तो यह योजना चालू की गई जिसमें व्यक्ति या कंपनी पार्टी के स्टेट बैंक खाते में धन जमा करवा सकते हैं बॉन्ड द्वारा, और इसमें पार्टियों को दानकर्ता की पहचान चुनाव आयोग को या जनता को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह तो बहुत ही घातक कानून है। तो इससे क्या कठिनाइयां और इससे क्या गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की जो घातक गोपनीयता है वो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि मतदाता नहीं जान सकता है कि कोई विदेशी दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान, चीन की कंपनियां की अमुक पार्टी या उम्मीदवार को कितना रुपया दान कर रही है। यह हमारे मतदाताओं को नहीं बताया जाता है। इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी हमारे मतदाताओं को नहीं दी जाती है। तो यह बहुत घातक चीज है। भारत में लागू कानूनों पर निरीक्षण की प्रक्रिया बहुत ही कमजोर है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि निरीक्षण की प्रक्रिया होती है, यह भी भारत के नागरिकों को पता नहीं होगी, जो कि अभी जो हमारे जो कानून है, जो पारित कानून है, जो लागू हैं अभी कानून, वो कानून कैसे काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को कम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, उनको लागू करने में क्या नुकसान हो रहे हैं या फायदा हो रहा है, इन सब पर निरीक्षण होता है। तो संसद या विधानसभा में जो विधायिका होती है उसमें निरीक्षक कमेटियां बैठती हैं, और अगर कोई सरकारी संस्था अगर इन निरीक्षक कमेटियों को अगर कोई सरकारी दस्तावेज नहीं दे तो उन पर अवमानना का मामला नहीं डाल सकती हैं। और ये एक अधिवेशन में जो कमेटी बैठती है वो बहुत कम समय के लिए काम करती है। और फिर दूसरी बात है कि जन सेवक कानून उनके अनुसार बनाते हैं जिन्होंने सबसे अधिक चुनावी दान दिया हो, ना कि जनहित में बनाते हैं। तो जन प्रतिनिधि और नेता ऐसे कानून पारित करते हैं जो जन विरोधी हो, देश विरोधी हो, पर जिन्होंने उनकी पार्टी या उनको जो दान दिया हो उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए कानून बनाते हैं। और हम अभी देखेंगे कि निष्पक्ष चुनाव या रिकॉल अभियान के लिए क्या आवश्यकता है। इनकी दो आवश्यकताएं हैं। पहले है कि सभी उम्मीदवारों को जनता को अपना कार्य दिखाने का समान अवसर मिलना चाहिए। उम्मीदवार के पास धन या कनेक्शन न भी हो तो भी उसके कार्य देखकर जनता उसके लिए मतदान कर सकती है। दूसरा, जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को जनहित के लिए कार्य करना चाहिए, न कि उनके चुनावी अभियान में जो दान करता है उनके अनुसार नीतियां बनाएं। तो और आठवां बिंदु यह है कि बड़े पद पर जब रिकॉल या चुनाव अभियान होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों मतदाता होते हैं, तो पार्टियां और उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च कर सकती हैं, जिनके पास अधिक मीडिया के साधन होते हैं और जिन उम्मीदवार और पार्टियां की अधिक पहुंच होती है, उन उम्मीदवार और पार्टियों के लिए लाभदायक स्थिति बन जाती है। पर अगर ऐसी पार्टियां और उम्मीदवार हैं जिनके पास मीडिया और पैसे के साधन नहीं है, वो ज्यादा नागरिकों, मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकती, उनके लिए बहुत ही प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। तो हम आगे देखते हैं। जी, सही कहा। और ये हम आगे ये देखते हैं कि ये सब समस्या का समाधान क्या है। समाधान ये है कि जनता को सूचना मिले, सूचित निर्णय ले,
वही जनता का सूचित निर्णय ही सच्चा लोकतंत्र का मूल तत्व। पारदर्शिता के अभाव के कारण आप देख सकते हैं कि जो भारत है, और भी देश है, पेरू है, वेनेजुएला है, दूसरे दक्षिण देश अमेरिका देश है, उनमें ये रिकॉल की प्रक्रिया प्रभावशाली है। जैसे पेरू में देखें कि वहां पर जो विरोधी राजनीति पार्टी है वो रिकॉल को ऐसा साधन उन्होंने बना लिया है कि हारने के बाद वो विजेता को हटाने के लिए उपयोग करती है। और पेरू के नागरिकों के पास जूनियर अफसरों का काम देखने का कोई स्वतंत्र साधन नहीं, उनको मीडिया पे निर्भर रहना पड़ता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके लिए वो मजबूर होते हैं और ललायत भी होते हैं। तो उसके अनुसार वो मीडिया के अनुसार चुनने पे ललायत होते हैं। जैसे अमेरिका में देखा, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान लो गुप्त भ्रष्टाचार होता है, गुप्त भ्रष्टाचार जब पोल खुल जाती है तो वो उस टाइम अफसर को प्रेशर के कारण हटा भी दिया जाता है और दूसरा अफसर भी आता है, लेकिन फिर से आगे ये मामला चलता रहता है क्योंकि आगे भी अफसर आराम से, जो सिस्टम ऐसे होते हैं, आराम से जो है वो भ्रष्टाचार कर सकता है। ऐसा होता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट ले। तो हम ये देखते हैं कि बिना पारदर्शिता के कोई भी कानून हो, चाहे रिकॉल हो, कोई भी कानून हो, वो नुकसानदायक है। और जनता का सूचित निर्णय और पारदर्शिता यही सच्चे लोकतंत्र की नींव है। जैसे आप ये समझिए, एक उदाहरण के साथ, एक भवन है, उसकी पहली मंजिल होती, दूसरी मंजिल होती है, तो ये सारे कानून उनकी मंजिलें हैं और उसकी नींव क्या है? जानकारी, जनता को आसानी से उपलब्ध होने वाली जानकारी है। बिना पारदर्शिता के वो टिक नहीं सकता भवन, वो नुकसानदायक है, हानिकारक है, हानिकारक हो इसकी काफी संभावना होती है। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो गुणी व्यक्ति को उसको महत्वपूर्ण पर लाए, नागरिक उसका प्रयोग करके गुणी व्यक्ति को ला सकते हैं, गलत व्यक्ति को हटा सकते हैं। ऐसे सिस्टम चाहिए। ये एक सिस्टम नहीं होता, ये सिस्टम का मिक्सचर होता है। नाम प्रमोट करने का नहीं है, हमको इसका मिक्सचर वो करना है। और ये कैसे लाने का है, कैसे दूसरे कार्यकर्ता लाए, हमने दूसरे वीडियो में बताया है। बेंगलुरु वासियों ने कैसे भ्रष्टाचार संभावना कम की है, आप भी कर सकते हैं। आप ये सब देख सकते हैं, आप ये चीज देखिए, आप भी ये सब ये पढ़िए, हम ये सारे लिंक्स देंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आगे और वीडियो आएंगे, इसको अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। facebook.com ग्रुप RRG इंडिया से जुड़िए। धन्यवाद जी। तो धन्यवाद।